with our gynae session. All right, तो इसके अंदर chapter number 1 से शुरू करते हैं. Chapter number 1, there's a development and the anatomy of the female sexual organs and pelvis. तो इसके अंदर से हमने जो है इसमें एक UQ आता है इसकी anatomy का ना, तो अक्सर तो वो ureter के course का UQ आता है. So one second, let me just get there, which is page number 8 के ऊपर. Page number 8 के ऊपर ये जो ureter, the ureter का जो है course और ये जो box 1.1 है ureteric damage during hysterectomy, ये दोनों काफी popular questions हैं, तो ये बहुत आता है. एंड यूरेटर का कोर्स तो इतनी दफा आ चुका है ना, लाइक आई कांट इवन काउंट इट एनीमोर. तो आप इसको लाइक बहुत सारे स्टार्स कर लें. और ना ये जो लिटरली ये पैराग्राफ है ना, एंड पे ऐसा हुआ था कि मैंने ये पैराग्राफ पूरा इसी तरह रटा हुआ था जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इतनी दफा क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको प्रॉपरली कर लेना चाहिए. देन द पेल्विक डायफ्राम आगे आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक डायफ्राम में क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी बस पॉइंट्स में आप याद कर लें. एंड या एंड देन मूविंग ऑन, इसके अलावा तो yeah, then on page number 15 there's structural problems of the pelvic organs, Mullerian anomalies, ठीक है. तो आपको Mullerian anomalies सारी पता होनी चाहिए. Mullerian obstruction, Mullerian duplication and Mullerian agenesis. Excuse the cats, they're having some sort of a fight outside. तो Mullerian anomalies आपको सारी पता होनी चाहिए. And I do recommend looking at this like all these figures. ये जो Mullerian structural abnormalities की जो pictures बनी हुई हैं, normal uterus, dysmorphic uterus, you don't have to necessarily memorize it, लेकिन understanding के लिए ना ये बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है. So this is it for this chapter, and as always ये जो सारे end पे self assessment हैं ये जरूर करने आपने, ठीक है, because they really help you understand the whole chapter. Then ये history वगैरह का आगे chapter है. History इंशाल्लाह I don't think कि आज गायनी की marking के बाद we'll have time, तो history वगैरह का मैं एक और इंशाल्लाह session रखूंगी depending on what you guys want, ठीक है. तो it will be on another day, but we'll definitely do how to take history, क्योंकि gynae और obs की history में थोड़ा सा बस फर्क होता है, तो I just want to talk about that as well, ठीक है. Then we have chapter number 3, hormonal control of menstrual cycle and hormonal disorders, ठीक है. तो इसमें आपने ये पूरा chapter read करना है, ठीक है. एक तो आपके MCQ point of view के लिए भी सही है, अच्छा है, और बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ना मतलब थोड़ी रिवीजन हो जाती है. दिस इज ऑल स्टफ दैट यू स्टडीड बिफोर, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी. अच्छा, इसमें जो याद करने वाली चीजें है ना, पेज 39 के ऊपर आपके पास आ रहा है टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लें. फिर नेक्स्ट के ऊपर पेज 41 के ऊपर हमारा शुरू होगा डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी. सो एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के जो सारे डिसऑर्डर्स हैं नीचे. आपको ये जो बॉक्स 3.2 में डेफिनेशंस हैं ये भी अच्छे से पता होनी चाहिए, और जो सारी कॉजेज हैं जो आगे आ रही हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है. फिर टेबल 3.3 ऑन पेज नंबर 43, इसको भी आप मार्क कर लें, ठीक है, इस पर टिक लगा दें. एंड जो अब ये PCOS आ रहा है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये UQ भी है. इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, जो इसका I think it's called the Rotterdam criteria. Yeah, Rotterdam criteria. इसके diagnosis page 44 के ऊपर diagnosis में ना ये जो 3 चीजें लिखी हुई ना कि the patients must have 2 out of 3 features. It's called the Rotterdam criteria. तो ये आप वहाँ पे अभी लिख लें, because ये बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ. और इसकी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा आती है, तो मतलब आपको मैनेजमेंट स्पेशली इसकी वो भी पूछते हैं ना कि इसकी ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म में क्या यूज़ होता है, लाइक फ्लोरनिथ्रीन क्रीम वगैरह, और उसके अलावा भी लाइफस्टाइल एडवाइस क्या देनी है, एंड हाउ टू रेगुलेट द साइकिल्स. मैं ये चैट में भेज इसका नेम, इट्स द ROTTR criteria. Here you go, ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसको भी आप टिक कर लें. इसके जो ट्रीटमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. ये जो 45 पे ये जो बना हुआ है फ्लो चार्ट, राइट. डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय लुकिंग एट दिस फ्लो चार्ट, इज प्रीटी इजी टू रिमेंबर. बस ये कि यू हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप, एंड बिकॉज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड PCOS इज सो कॉमन कि आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होगा इस चीज के बारे में, ठीक है ना.
So this is it for this chapter. Then we have disorders of menstrual bleeding. This is a very very important chapter. मतलब ये पूरा chapter ही important है, लेकिन इसमें से कुछ ज़्यादा जो याद करने वाली चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ. पेज 50 के ऊपर जो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की जो इटियोलॉजी या कॉजेज हैं वो लिखी हुई है ना, फाइब्रोइड्स, एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स. तो इसका एक निमोनिक है पाम पॉइंट. ये इसकी इंट्रोडक्शन में इसका ये निमोनिक इनफैक्ट लिखा हुआ है. तो आज जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना. तो फिलहाल आप बस वहां पे ये लिख लें, ये निमोनिक अपनी पेज 50 के ऊपर, ताकि आपको याद रहे ना. फिर आगे इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस को स्टार लगा लें, ठीक है. फिर आगे हमारे पास पेज 52 के ऊपर इसकी मैनेजमेंट आएगी. तो ये जो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट है ना, लीवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम का, इसको अंडरलाइन भी कर लें क्योंकि ये एक तो एमसीक्यूज में भी आता है. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है. तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की ये एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी है और ये बहुत हाई यील्ड चीज़ है ना. तो इसकी पूरी मेडिकल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, बट स्पेशली अंडरलाइन द ये LNGIUS, ठीक है. और मेडिकल के ऊपर भी आप बड़ा सा टिक लगा लें कि ये आपने सारी जो है इनके नेम्स याद करने हैं. फिर सर्जिकल के अंदर भी इसकी जो हेडिंग्स है ना वो याद करनी है कि सर्जिकल में ऑप्शंस क्या हैं. एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन लिखा हुआ है. दिस इज रॉन्ग, इट्स सपोज्ड टू बी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. या तो यहाँ पे इसको क्रॉस करके यूट्राइन लिख लें. Book में ही, I don't know how there's a mistake in this book, but there is just this one hopefully. तो 53 पेज के ऊपर हाँ फिर बस इसकी हेडिंग मायोमेक्टमी, ट्रांससर्विकल रिसेक्शन ऑफ फाइबर, हिस्टेरेक्टमी, ठीक है. ये ऑप्शंस हैं. Then the next one we have is page 54 के ऊपर management of acute heavy menstrual bleeding, HMB. इसको आप स्टार लगा लें. And then after that on page 54 we have dysmenorrhea. Dysmenorrhea सारा का सारा ही important है, ठीक है. especially इसकी जो causes हैं, इसकी investigations and then at the end management. तो ये सभी important है. तो ये पूरी चीज़ को आप 2 stars लगा लें, very important, ठीक है. So that's it for this chapter. Then implantation and early pregnancy chapter number 5 पे चले जाते हैं. इसमें page 60 के ऊपर ये जो पर्पल बॉक्स है ये इसको टिक लगा लें, ठीक है. इसमें सीरम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ HCG will normally double every 48 hours. ये MCQ भी आता है और ये इसकी अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, ठीक है. फिर जो टेबल 5.1 है इसका ये पूरा, इसको आपने ना लाइक 3 स्टार्स लगा लेने हैं. ये UQ भी आता है, इसमें से MCQs भी आते हैं और इसकी डिफरेंट सिनेरियोस आते हैं कि आपने जो है ना वो करना है, मैनेज कैसे करना है इसको, ठीक है. ऑलराइट. फिर इसकी आती है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट. वो सारी जरूरी हैं इसमें, ठीक है. फिर पेज 62 पे अब मैं आ गई हूँ. रिकरेंट मिसकैरेज जो है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छे से, तो इसको कर लेना. रिकरेंट मिसकैरेज इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ 3 or more consecutive pregnancies and it affects 1% of couples. तो ये आप अंडरलाइन कर लें. फिर इसकी रिकरेंट मिसकैरेज की मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है. इस बुक में थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट, लेकिन आप इसके ना पॉइंट्स खुद ही बना लीजिएगा. Here we have ectopic pregnancy. इसका आप 3 stars लगा लें. ectopic pregnancy बहुत जरूरी भी है और इसमें से MCQs भी बहुत सारे आते हैं, तो इसकी ना लाइनों को बहुत आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है. और इसके अंदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में फिलोपियन ट्यूब डैमेज ड्यू टू पेल्विक इन्फेक्शन. तो हमारा ना वो आया हुआ था कि फिलोपियन ट्यूब जो ट्यूबरकुलोसिस है वो सबसे ज़्यादा किस एनाटॉमिकल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, तो फिलोपियन ट्यूब डैमेज करते हैं. तो यहाँ पे आप लिखने साथ में TB डैमेजेस द फिलोपियन ट्यूब, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी और वो सब का रिस्क हो जाता है. तो खैर वो तो इनफर्टिलिटी चैप्टर में, लेकिन मुझे फिलोपियन ट्यूब डैमेज देख के ना याद आया कि ये हो सकता है. And then we have clinical presentation is also very important. Investigations के अंदर इसकी transvaginal ultrasound, serum HCG, और serum HCG का ना आपको level पता होना चाहिए. Normally तो double करना चाहिए, but इसमें double जो है नहीं करता, it stays less, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. इसकी values इस book में नहीं लिखी हुई.
but when we're doing the session, we'll go over those in detail. Here we have management में इसकी medical management is very important. The 2 stars लगा लें medical management पे, and then surgical management is honestly not difficult to remember, तो उस पे भी tick लगा लें. Then we have on page 64 table 5.2. Table 5.2 is very important. इसको भी double star कर लें. ये जो gestational trophoblastic disease है, और यहाँ लिखने के अरशद चौहान से इसको read करना, या फिर आलिया बशीर जो आपकी ऑस्पी की बुक है, आलिया बशीर के अंदर भी जो मोलर प्रेगनेंसी वाली स्टेशन बना ना, ऑस्पी स्टेशन, उसके नीचे उसका बहुत अच्छा वो लिखा हुआ है मोलर प्रेगनेंसीज के बारे में ना, मतलब टाइप्स भी और रिस्क भी और रिस्क फैक्टर्स भी ऑल ऑफ दैट. तो वो जो है कि आप वहां से भी देख सकते हैं इसको, तो इसको लगा लें क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लिखा हुआ है. इट्स नॉट सफिशिएंट. All right, so that's it for this chapter. Next we have contraception and abortion. इसमें से page number 71 के ऊपर we have table 6.1. ये आप मार्क कर लें. This is very important. Unfortunately इन सबको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, but इसमें से most important ones are the copper IUD, the LNG IUS, फिर नीचे female sterilization and vasectomy. So these are the ones that are मतलब mostly asked. और ये female sterilization और vasectomy हमारा ऑस्पी स्टेशन भी आया था, हमने इसके वही percentage बताई थी with typical use and with perfect use ना, तो ये percentages आपको याद होनी चाहिए. All right, अब फिर next आ रहा है हमारे पास page 72 के ऊपर table 6.2b. Table 6.2b is जिनके अंदर आप combined oral contraceptives नहीं दे सकते, तो ये क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए, बिकॉज जब क्वेश्चंस आते हैं ना या MCQs आते हैं तो उसमें बताते हैं ना हिस्ट्री के फीमेल इज एज 35 एंड शी इज आल्सो स्मोकिंग, तो फिर आपको डिसाइड करना होता है कि इसमें मैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दूं या फिर दूसरी वाली ना IUD दूं. तो दिस इज हाउ इट्स डिसाइडेड. Then on page 73 table 6.4 है, ये भी important question है, ये आता भी है question ना कि what are the other benefits of contraceptive devices and stuff. तो non-contraceptive health benefits, तो ये आप लिख लें. And यहाँ पे purple box है page 73 पे determinants of contraceptive method acceptability, ये भी आप mark कर लें. ठीक है. Then on page 74 we have ये जो methods of contraception है इनको सबको टिक कर लें. You have to study all of this in detail and really well. और फिर next page के ऊपर page 76 जो है आपको ये cancer risks among users of COCP इसको टिक कर दें. इसको आपने अच्छे से read देना है, और जो सारे risks है ना basically हर method of contraception के risk आपको अच्छे से याद होने चाहिए. Then next we have page 77 पे progestogen only contraceptive methods, ये आप इसके ऊपर एक स्टार लगा लें. ठीक है. फिर page 78 के ऊपर progestogen only injectable, this is very important. बाकी सारी जो आपके पास devices होती है ना, वो remove करने के बाद या वो जब आप stop कर देंगे तो आपकी ना fertility वापस आ जाती है. The only exception is this one, ये जो ये progestogen only injectable है ना, it may take up to 1 year after the last injection for the ovulation to come back. तो ये इसका जो है important point है. ठीक है. फिर progesterone releasing intrauterine system, इसको भी टिक लगा दें. आगे page 79 के ऊपर we have intrauterine contraception, this is very very important, इसको 3 stars लगा दें. ठीक है. फिर आगे page 80 के ऊपर insertion of IUD, ये आपको इनके names पता होने चाहिए कि what are the complications in the insertion of IUD, ये UQ आ जाता है. ठीक है. फिर barrier contraception आपको already पता है, इनके बस आपको names पता होने चाहिए. फिर फीमेल स्टेरिलाइजेशन को हम लोग वो कहते हैं bilateral tubal ligation, तो आप यहाँ लिख लें. I don't know अगर यहाँ लिखा हुआ है bilateral tubal ligation, but यहाँ just write with it that is also called bilateral tubal ligation, because हमारे ऑस्पी स्टेशन के ऊपर मैम जो है ना वो फीमेल स्टेरिलाइजेशन सुन के खुश नहीं होती. She wanted that we say bilateral tubal ligation. ठीक है ना. Okay. Then the next one is on page 82. By the way, आपने female sterilization सारी अच्छी से करनी है. There are like 2-3 types, आपको types भी पता होनी चाहिए. फिर
पेज 82 के ऊपर एडवाइस टू वुमेन कंसिडरिंग स्टेरिलाइजेशन, ये एक पर्पल बॉक्स है, इसको टिक कर लें। फिर वेसेक्टमी के अंदर टिक दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी ना वेसेक्टमी और फीमल स्टेरिलाइजेशन के मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके फेलियर रेट वगैरह आपने ना याद करने होते हैं, ठीक है। फिर 83 के ऊपर फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स हैं, इसको टिक कर लें। यू हैव टू जस्ट नो द नेम्स, ठीक है। कैलेंडर मेथड है, टेम्परेचर मेथड है, सर्विकल म्यूकस मेथड है, जस्ट नो द नेम्स। Then page 84 के ऊपर we have emergency contraception. This is also very important. इसमें जो box है ना, purple box emergency contraception, इसको आप 3 स्टार लगा लें, आपने अच्छे से रट्टा लगाना है इसका, ठीक है। All right. फिर we have page 85 के ऊपर abortion वाला शुरू हो जाता है। इसमें सिर्फ आपने ये page 87 पे अगर जाए ना तो आपने methods of abortion basically करने, medical abortion and surgical methods, ठीक है। तो that's it for this chapter. All right. Now we're on subfertility, chapter number 7. Chapter number 7 के अंदर you have to do causes of subfertility, मतलब page 92 के ऊपर causes of subfertility है, मतलब फीमेल सबफर्टिलिटी के क्या क्या causes हैं, तो उसके अंदर आपको ये names भी अच्छे से पता होने चाहिए। और जैसे ये headings है ना, इसके अंदर भी जैसे ovulatory disorders में PCOS आता है और ट्यूबल प्रॉब्लम्स में pelvic inflammatory disease आता है, ये सारे आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। फिर मेल फैक्टर पता होने चाहिए, यूजुअली इट्स जस्ट स्पर्म नंबर या क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, बट ये पता होना चाहिए। फिर पेज 94 के ऊपर टेबल 7.1 है, जस्ट गिव इट अ टेक एंड जस्ट रीड इट, ठीक है। फीमेल इन्वेस्टिगेशंस, आपको ये इसको 3 स्टार दे दें। पेज 94 के ऊपर फीमेल इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर पेज 96 के ऊपर मेल इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसको 2 स्टार दे दें। और टेबल 7.2 जो है ना, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। ये सीमेन एनालिसिस का वो है, सारे पैरामीटर्स हैं along with their limits, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस। अच्छा, मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट में ओव्यूलेशन इंडक्शन को टिक लगा लें। यू हैव टू नो यू नो हाउ, जैसे क्लोमिफीन देनी है, क्या देना है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द फीमेल हैज PCOS और यू नो व्हाट द इशू इज। फिर सर्जरी में भी यू हैव टू जस्ट नेम्स। फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन को 3 स्टार्स लगा लें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि IVF और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का क्या डिफरेंस है और किस सिचुएशन में क्या यूज करते हैं। फिर आगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ जाती है, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप टिक लगा लें। आपको ना पूरा ये जो इन्होंने बताया हुआ ना, ये जो 99 में फ्लो चार्ट बना हुआ है, यू कैन जस्ट डू द फ्लो चार्ट। आपको मतलब टेक्स्ट के अंदर से ऐसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको दोनों के प्रोसेसेस का पता होना चाहिए कि विच इज मोर इफेक्टिव और किस सिचुएशन में क्या यूज करना है। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज एन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, किधर लिखा हुआ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। You have to know कि in vitro fertilization कि मतलब there's different ways of doing it, right? Like एक तो वो petri dish में sperm और egg को रख देते हैं, तो they're supposed to meet by themselves. And then another method is that you inject the sperm within the egg. So you have to also know that difference as well, ठीक है। फिर आगे we have page 100 पे, no, there's nothing that I want you guys to take. Obviously, आप ये पूरा read करें, but nothing specific over here. ठीक है? Okay, that's it. So this is it for this chapter. The next one is menopause and post-reproductive health, chapter number 8. इसमें descriptive terms, page 105 के ऊपर purple box है, descriptive terms, इसको टिक कर लें। Then page 106 के ऊपर आपके पास premature, एक सेकेंड, पेज 107 के ऊपर टेबल 8.1 है, इसको आपने याद करना है। जब आप टेक्स्ट पढ़ लेंगे ना इसकी इंट्रो का, तो आपको टेक्स्ट से समझ आ जाएगी कि कौन से हार्मोन ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो आपने याद एंड पे टेबल 8.1 ही करना है। फिर इसका डायग्नोसिस आप रीड कर लें बस, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर पेज 107 पे प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, इसको आप 2 स्टार लगा दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और causes of premature ovarian insufficiency टेबल 8.2, इसको टिक कर दें। Then पेज 108 के ऊपर
iatrogenic menopause को भी टिक कर दें, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से भी, और सर्जिकल मेनोपॉज को भी टिक कर दें, ठीक है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फिर पेज 109 के ऊपर टेबल 8.3 है, इसको आप दे दें कि 3 स्टार दे दें, ठीक है, बिकॉज ये सारे आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए मेनोपॉज के। एंड ऑल दीज सिम्टम्स आगे जो आप ये रीड करते जाएंगे, ठीक है, ये सारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आ रहे हैं, जेनिटल ट्रैक्ट पे क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, और बोन हेल्थ, बस यू जस्ट हैव टू नो कि वुमेन पोस्ट मेनोपॉजल आर फ्लो चार्ट। Sorry, I just saw the flow chart message. Is it in this chapter? लारेब आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ लो। Firstly, the last chapter. All right. It's page 99. उसके ऊपर there's figure 7.5. You know, there's the whole in vitro fertilization wala. Okay, thank you. Yeah, no problem. All right. Okay, now let's get back to page 111. You just have to know that postmenopausal women, they have a higher risk of osteoporosis and fractures, pathological fractures. तो ये आपको ये purple box बना हुआ है, इसके ऊपर इसको आप star लगा लें, ठीक है। Then cardiovascular system पे क्या effects हैं, you just have to know those as well. फिर पेज 113 से हमारे पास शुरू हो रहा है मैनेजमेंट ना। तो मैनेजमेंट क्या क्या करनी है, जैसे आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो बेसिकली हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे ना इसके ऊपर ज्यादा वो स्ट्रेस देते हैं, मतलब हमारे एग्जाम में अगर वो पूछ रहे हैं तो। पेज 114 से ये शुरू हो रहा है, तो पेज 115 में जो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कंटेन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको टिक कर लें। यू हैव टू नो कि क्या क्या होते हैं, और रूट्स ऑफ हार्मोन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी टिक कर लें। अच्छा, अब जो असली वाली याद करने वाली चीजें ना, पेज 116 के ऊपर ये बॉक्स है पर्पल, की बेनिफिट्स ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको 2 स्टार लगा लें। और आगे पेज 117 पे कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स वाला जो है बॉक्स पर्पल, इसको आप 2 स्टार लगा रहे हैं, ठीक है। ये असल में ये याद करने वाली चीजें इधर। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के यू जस्ट हैव टू नो, स्पेशली जो इसके साथ जो रिस्क ऑफ मतलब कैंसर वगैरह के जो रिस्क हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, किस कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करती है, किस कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करती है, ठीक है। All right, so that's it for this chapter. Should I slow down? I feel like you guys might be struggling if I'm too fast. Just let me know. All right, it's fine. Okay, फिर chapter number 9 में genitourinary problems, ठीक है। इसमें जो मेन करने वाली चीज़ है ना, पेज 123 से शुरू हो रहा है, testing for STIs and associated conditions। तो इसमें you have to do bacterial vaginosis, ठीक है। vulvovaginal candidiasis पेज 124 पे नेक्स्ट आ गया vulvovaginal candidiasis। और जो फिगर 9.1 में ये जो इसकी हिस्टोलॉजी स्लाइड्स है ना, आपको ये देख लेना है, ठीक है। आपने इसके नीचे भी जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें पढ़ लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि फीमेल हैड इचिंग और डिस्चार्ज, अबनॉर्मल डिस्चार्ज, उसकी हमने सैंपल लिया और स्लाइड में लाइक फॉर एग्जांपल जो भी नजर आ गया, an organism with a flagella or anything, तो फिर आपको उसकी histological appearance पता होनी चाहिए। तो पेज 124 पे vulvovaginal candidiasis करना है, इसका treatment is very important। trichomoniasis again, उसके treatment is very important। ये I think ये MCQ या UQ भी आते रहते हैं, ठीक है। फिर आगे 125 के ऊपर gonorrhea, chlamydia, इसकी भी treatment बहुत important है, और इसके टेस्ट भी, ठीक है, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर 126 पे वेरी हाई यील्ड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसको आप 3 स्टार लगा लें। इसके लिए कभी कभार ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीडिंग भी आपको करनी पड़ जाएगी, बट आई थिंक पास पेपर की जो कुछ बुक्स हैं उसमें जब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का क्वेश्चन आता है ना, उसके नीचे आंसर अच्छा लिखा होता है, तो उससे आपका ये कवर हो जाएगा। फिर आगे जो जेनिटल हर्पीज वगैरह, इसके आगे जो पूरा चैप्टर है ना, सिर्फ आपने रीड देना है, ठीक है। तो आप रीड देंगे तो इट वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि ना आगे एमसीक्यूज बहुत आते हैं। हमारा एचआईवी से रिलेटेड एमसीक्यू आया था, और जेनिटल हर्पीज का भी ये होता है कि ना
herpes के अंदर जो अल्सर्स बनते हैं ना जेनिटेलिया में, वो पेनफुल अल्सर्स होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में देखने कि उन्होंने पेनलेस अल्सर लिखा है या पेनफुल अल्सर लिखा है. ठीक है, तो ये आप आगे बस ये रीड है. ठीक है, फॉर MCQs. All right. Now chapter number 10, Urogynaecology and pelvic floor problems. इसमें पेज 136 के ऊपर यूरिन स्टोरेज सिम्टम्स एंड यूरिन वॉइडिंग सिम्टम्स वाला जो बॉक्स है ना, ये आपने करना है. वैसे सर्जरी में जब आप यूरोलॉजी वाला चैप्टर करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाता है, मतलब आपको याद हो जाते हैं ना ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स, बट स्टिल इस यहाँ पे भी मार्क कर लें. फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका अक्सर ही UQ आया होता है. रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेज 137 पे पर्पल बॉक्स है. इसको आप 3 स्टार्स कर लें, बिकॉज इसमें से MCQs भी आते हैं और UQ भी आ जाता है. ठीक है, हमारा UQ आया था व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. तो उस पे ना ये 3-4 ऑप्शंस इसी बॉक्स में से दी हुई थी, तो वी वर ऑल कंफ्यूज के इज इट मल्टीपैरिटी, इज इट फोर्सेप्स डिलीवरी. तो आई थिंक एट द एंड कंसेंसस आया था फ्रॉम द स्टूडेंट्स के मल्टीपैरिटी होनी चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट दैट MCQ इज pretty confusing. ठीक है ना. फिर पेज 137 के ऊपर डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी, ये भी टिक कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और पेज 138 के ऊपर रिस्क फैक्टर्स फॉर डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी है, तो इसको आप एक स्टार लगा लें. नेक्स्ट क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ इनकॉन्टिनेंस, इसको सिर्फ आपने रीड देना है, मतलब इसको रीड देके ना आपने इसके पॉइंट्स बना लेने, क्योंकि अगर इसका आपसे वो क्वेश्चन पूछते भी है ना, तो वो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप इतना लंबा उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, जस्ट आपको पॉइंट्स करने हैं. और ये पास पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसके नीचे जो आंसर लिखा होता है वो मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन, तो जस्ट रीड दिस पार्ट. फिर पेज 140 के ऊपर फिगर 10.3 है. दिस इज 3 स्टार्स. आपके लिटरली आप ये अगर याद कर लेंगे ना, आपके सारे प्रॉफ के क्वेश्चन इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएंगे. जो इस पूरे चैप्टर का जैसे खुलासा है ना, ये दिस इज वेरी वेरी गुड. ठीक है, तो फिगर 10.3 को मार्क कर लें. फिर वही ट्रीटमेंट ऑफ इनकॉन्टिनेंस आपने करनी है. ये आप रीड कर लीजिएगा. ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दी कि जो फ्लो चार्ट फिगर ये 10.3 था, ये बेसिकली इसका ना वो है समरी है, तो आप अच्छे से इसको मेमोराइज कर लें. ठीक है, ऑलराइट. तो फिर आगे आ जाती है अब हमारे पास पेज 144 के ऊपर. ये बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट है, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस. तो यू जस्ट टेक इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बट डू रिमेंबर ऑक्सीब्यूटेनिन. ठीक है, ऑक्सीब्यूटेनिन इज इंपॉर्टेंट, बाकी मतलब यू कैन जस्ट रीड देम. ओके, और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की, उसकी ना आपने नेम्स याद रखने हैं बस. कॉपो सस्पेंशन जो है और जो भी मेथड्स हैं उसके, आपने जो वेजाइनल ट्रांसवेजाइनल टेप वगैरह है, तो आपने उसको बस नेम्स याद रखने हैं. ठीक है, फिर पेज 146 के ऊपर प्रोलैप्स शुरू हो जाएगा. प्रोलैप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये UQ आता है. ठीक है, और ये हमें अक्सर ऑलमोस्ट UQ इस तरह आते हैं कि वो लिखा होता है कि फीमेल फील समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, तो ये अक्सर इसका मतलब प्रोलैप्स है. अब इस प्रोलैप्स के आपने ग्रेड्स याद करने हैं, ग्रेड्स बुक में दिए हुए हैं, या पेज 150 के ऊपर दिया हुआ है. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड देन देयर इज अ स्टेज 4 व्हिच इज कॉल्ड प्रोसीडेंशिया. तो ये आपने याद करने, पेज 150 के ऊपर ये बुलेट पॉइंट्स है 3. ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके लिखा हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्पी में भी आ जाते हैं और ये UQ भी आ जाता होता है. फिर आई थिंक एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, ये पेज 148 के ऊपर ना फिगर 10.9 है, लेवल्स जो हैं आपके फेशियल सपोर्ट्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, तो ये आपने याद करने हैं. ठीक है, all right, and then we have on page 50 onwards treatment of prolapse. इसके ना आपने सिर्फ नेम्स याद करने. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये जो vaginal support पेसरीज यूज हो रही हैं, ये ऑस्पी में भी आ जाती है, जैसे रिंग पेसरी आ गई या कौन सी, जैसे शेप्स जो इनकी डिफरेंट है ना, ये आ जाती हैं. या फिर सर्जरी के नेम्स आ जाते हैं, सैक्रोकॉल्पोपेक्सी एंड ऑल ऑफ दैट. तो आपको इनके नेम्स अच्छे से याद कर लेने हैं और ना पिक्चर देख लेनी है, वेजाइनल जो पेसरीज हैं डिफरेंट, उनकी पिक्चर्स देख लेनी है. ठीक है, और ना इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं आपने प्रोलैप्स के जो है
एडवर्स जो कॉज मतलब इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, जैसे अल्सर्स हो सकते हैं और सिस्टोसील बन जाता है, रेक्टोसील बन जाता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो आपने वो याद करनी है। ये टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है बट इट्स समवेयर डीप विदिन ना, सो जस्ट रिमेंबर कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो प्रोलैप्स की आपने वो याद कर लेनी है। ओके, देन वी हैव चैप्टर 11। चैप्टर 11 के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेल्विक मास वाला जो पर्पल बॉक्स है इसको मार्क कर लें 1 स्टार, ठीक है। फिर आगे आते हैं पेज 156 पे, टेबल 11.1, इसको भी 1 स्टार दे दें। ओवेरियन टॉर्जन का पर्पल बॉक्स है, इसको टिक कर लें। और पेज 157 पे जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ना एमसीक्यू मैंने काफी देखे हैं, पर्पल लूटियल सिस्ट के भी, थीकल लूटियल सिस्ट के भी। फिर इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट को भी टिक कर लें, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट के अंदर भी मेंशन किया हुआ है जो एंडोमेट्रियोमा बनता है ना, चॉकलेट सिस्ट, वो यूक्यू है, लेकिन वो आगे एंडोमेट्रियोसिस भी सेपरेटली दिया हुआ है एक चैप्टर में, तो फिर वो वहां कवर हो जाएगा। नहीं, इसी चैप्टर में एंडोमेट्रियोसिस है, अगले पेज पे ना 158 के ऊपर ही। 158 के ऊपर जर्म सेल ट्यूमर्स भी करने हैं, एपिथेलियल ट्यूमर्स भी करने हैं, और सेक्स कोर स्ट्रोमल और अदर ओवेरियन सिस्ट को टिक कर देना है। जर्म सेल ट्यूमर, एपिथेलियल ट्यूमर्स में ना आपने याद करनी है कि ये किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके एमसीक्यूज भी आ जाया करते हैं कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन, फॉर एग्जांपल ट्यूमर, तो फिर मोस्ट कॉमन अक्सर वो होता है इसको जर्म सेल ट्यूमर्स को दिया होता है, एंड देन लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ अदर यू नो, डिपेंड्स ऑन व्हाट द क्वेश्चन स्टेम इज, बट लाइक इसकी एज से रिलेटेड और इसका अल्ट्रासाउंड में ये कैसा दिखता है, अल्ट्रासाउंड में इसकी क्या, इज इट अ सिस्ट, इज इट फिल्ड विद फ्लूइड और इज इट ऑल सॉलिड, किस तरह नजर आ रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर एंडोमेट्रियोसिस आ रहा है, ये 3 स्टार्स है पूरा टॉपिक, ठीक है। तो इसमें से एज सच में कुछ मार्क इसलिए नहीं करा सकती बिकॉज इट्स ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पूरे उसको 3 स्टार लगा दें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूक्यू आता है इसका, इसकी अल्ट्रासाउंड पे क्या कैसा नजर आता है, इसका इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और इसकी मैनेजमेंट भी आती है बहुत ज्यादा है। और फिर पेज 163 के ऊपर कॉजेज ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन इन वुमेन, तो इसको ना टेबल 11.5 को आप रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। Then we have the next one, chapter number 12. Chapter number 12 में benign cervical surface lesions हैं, you can just read all of them, ठीक है। MCQs आ सकता है, हमारे आया था where is it, it's not given here, it must be another chapter, वो था Bartholin cyst की OSPI आई हुई थी हमारी, तो उसकी ट्रीटमेंट भी लिखनी थी, और उसकी ट्रीटमेंट में you know you can do a sitz bath or you can marsupialization करते हैं, मतलब उसको कट करके exteriorize कर देते हैं। तो Bartholin cyst is somewhere in this book, but it's not written in that much detail ना, तो OSPI में हम सारे थोड़े परेशान हुए थे उसको देख के। Alright, अब फिर हमारे पास है benign endometrial lesions के अंदर endometrial polyps हैं, just read them। फिर आगे पेज 171 पे Asherman syndrome है, Asherman syndrome को आप 3 stars लगा लेंगे, UQ भी आता है और ये MCQ भी आ जाता है, और you know it's just it could be there in your OSPI as well। फिर नेक्स्ट पेज 172 के ऊपर इसको भी पूरे टॉपिक को 3 stars लगा ले, fibroids is very very high yield, okay, ये भी बहुत ज्यादा आता है और ये बहुत कॉमन भी है। फिर पेज 175 पे इसकी ट्रीटमेंट वगैरह का वो है, समरी है, तो आप इसको भी 3 स्टार लगा लें, ये जो पर्पल बॉक्स बना हुआ है। फिर वी हैव एडेनोमायोसिस ऑन पेज 175, वो हेडिंग शुरू हो गई है, इसको भी 2 स्टार्स लगा लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें बॉगी टेंडर यूट्रस जो है वो अक्सर लिखा होता है, इसका कीवर्ड इज काइंड ऑफ लाइक यू नो इफ दे राइट टेंडर बॉगी यूट्रस, और इसके लिए हम एमआरआई कराते हैं, मतलब
एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमायोसिस दोनों के लिए एमआरआई कराते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस इज जस्ट द एंडोथेलियल टिश्यू गोइंग इनटू अदर प्लेसेस, और अगर वो उसमें चला जाता है, मायोमेट्रियम के अंदर चला जाता है, उसको हम एडेनोमायोसिस कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों के लिए एमआरआई कराते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, so that's it for this chapter. Then we have the next one, chapter number 13. चैप्टर नंबर 13 के अंदर आई ओनली डिड पेज 182 पे जो वल्वल इचिंग या डिस्कम्फर्ट है ना, मैंने ये रीड किया था, और टेबल 13.1 किया था कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वल्वल कंप्लेंट्स क्या है। एंड आफ्टर दैट आई डिडंट रियली मतलब रीड एनीथिंग इवन, लेकिन आप लोग फॉर योर इंटरेस्ट यू कैन रीड द चैप्टर, ठीक है। और बाकी इसमें से आई कांट फाइंड एनीथिंग व्हिच इज significantly important. Page 186 पे there's dyspareunia. So dyspareunia is defined as pain during sexual intercourse. तो ये एक important symptom है, especially for like cervical carcinoma. तो आप इसको टिक कर लें कि ये आप अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। All right. Then we have chapter number 14, malignant disease of ovary, और इसमें ovarian cancers हैं, तो this is the whole chapter is very important. इसमें से especially important है इसकी risk factors. So page 195 पे जो table 14.2 है, इसके risk factors, इसको 3 स्टार लगा लें। और इसकी page 196 पे clinical features, just tick that. फिर डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 14.4 जो टेबल नंबर है, पेज 197 पे टेबल 14.4 है, इसकी आपने ना ये पूरी ये फीगो क्लासिफिकेशन याद करनी है इसकी, ठीक है। इसकी स्टेजिंग जो है सारी आपने याद करनी है। फिर मैनेजमेंट में सर्जरी के नेम्स पता होने चाहिए आपको, और आगे 198 के ऊपर जो कीमोथेरेपी है ना, कीमोथेरेपी के भी आपको जो मेडिकेशंस के नेम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर 199 पे टेबल 14.5 है, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इन ओवेरियन कैंसर, इसको भी आप स्टार लगा लें एक, ठीक है। और जो आगे वाले जो ये है ना सेक्स फॉर स्ट्रोमल ट्यूमर्स एंड जर्म सेल ट्यूमर्स, इसको आप अच्छे से रीड दे दीजिएगा, ठीक है। Okay, so this is it for this chapter. Ovarian cancer, by the way, is very high yield. इसका UQ बहुत ज़्यादा आता है, और ये बच्चे कंफ्यूज कर रहे होते हैं endometrial carcinoma के साथ। तो just make sure that you've done the chapter really properly, ठीक है। फिर malignant disease of uterus, अगला जो chapter number 15 है, इसमें endometrial cancer है, तो इसको आप 3 stars लगा लें। इसके भी again आपने risk factors करने हैं, page 206 के ऊपर table 15.1 है। And then diagnosis and investigation is very important, और उसके बाद staging करनी है इसकी पूरी 208 पेज नंबर के ऊपर टेबल 15.2 है, तो you have to do all the staging for this। और ये जो एक्सक्यूज मी, प्लीज ये चैप्टर दोबारा स्टार्ट से बता दें, ये बहुत ज्यादा तेज हो गया था, मुझसे नहीं हो रहा। all right, चैप्टर 15, yeah, chapter 15 endometrial cancer, this is a UQ, ठीक है। तो 3 stars लगा लें इसके ऊपर। पेज 206 के ऊपर रिस्क फैक्टर्स आपने इसके करने हैं, टेबल 15.1 के अंदर दिए हैं। फिर आपने इसकी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज 208 के ऊपर टेबल 15.2 में इसकी फीगो स्टेजिंग आ रही है, वो आपने कर लेनी है। यू हैव टू मेमोराइज द स्टेजिंग, ओके। और फिर पेज उसके बाद मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, और मैनेजमेंट के भी यू हैव टू रिमेंबर लाइक व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी यू आर डूइंग, यू नो टोटल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं, वो द बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी। तो डोंट बी वरीड बाय द नेम्स जस्ट येट, आई नो इट्स अ लॉट टू टेक इन, बट जब आप पढ़ रहे होंगे तो इट विल कम इजी टू यू गाइस इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद we have page 209 के ऊपर जो sarcomas वाला, you can just read it, ठीक है, you don't have to go into too much detail about this। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 के अंदर सर्विकल कैंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सर्विकल कैंसर इज एक्सट्रीमली हाई यील्ड, एंड इसके अंदर प्री मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ द सर्विक्स का भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन पेज 215 के ऊपर उसकी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं,
और उसके मतलब पॉइंट्स आपने याद करने, ठीक है, मतलब सर्विकल साइटोलॉजी जो पैप स्मीयर वगैरह, ठीक है, वो कैसे कराना है, इसको जो पेशेंट्स हैं वो शीशी वाला टेस्ट कहते हैं। तो जब हम इसकी हिस्ट्री भी लेते हैं तो वही सही ना, आपने शीशी वाला टेस्ट कराया कभी, तो फिर उनको समझ आ जाती है। फिर रोल ऑफ एचपीवी टेस्टिंग, फिर ये जो नेशनल सर्विकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, यू जस्ट रीड दोस, ठीक है, बट आपको मेन पता होना चाहिए कि कॉल्पोस्कोपी करते हैं, पैप्स में लेते हैं पहले, फिर कॉल्पोस्कोपी करते हैं, एंड देन हाउ यू ट्रीट इट। तो पेज 217 पे इसकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है। तो 3 पॉइंट्स इसके इम्पोर्टेंट हैं, लूप एक्सिशन है एक, और फिर एब्लेशन है, मतलब कोल्ड कोएगुलेशन है बेसिकली, एंड लाइक 3 पॉइंट्स है, और कोन बायोप्सी है, ठीक है। तो ये 3 इस तरह याद करने हैं। उसके बाद एचपीवी वैक्सीनेशन आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में। आगे 218 के ऊपर स्टार्ट्स विद लाइक द सर्विकल कैंसर पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। इसके भी आपको रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट, ठीक है। और ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेजेस की थोड़ी डिफरेंट है, सिर्फ ये है कि स्टेज 1A की थोड़ी अलग है, एंड देन स्टेज 1B ऑनवर्ड्स जो है द ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम, और फिर उसके बाद आप रेडियो या कीमो ऐड करते जाते हैं एज अ स्टेज गेट्स इवन मोर, ठीक है। तो पेज 220 के ऊपर टेबल 16.1 पे इसकी क्लासिफिकेशन है, स्टेजिंग है, तो आपने स्टेजिंग ये याद करनी है, ठीक है। एंड देन पेज 221 पे ये सर्जरी लिखी हुई है, एंड रेडियोथेरेपी, इसके अंदर ब्रेकीथेरेपी देते हैं, उसका भी आपको पता होना चाहिए। फिर पेज 222 के ऊपर स्टार्ट हो रही है malignant डिजीज ऑफ वजाइना, ये आप रीड दे दीजिएगा। और आगे पेज 223 के ऊपर ये malignant डिजीज ऑफ वल्वा का सिर्फ एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है, और कभी कभार जो है वो आ जाता होता है, क्या कहते हैं, एमसीक्यू, ठीक है। तो इसमें पेज 224 के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वल्वल एक्सिजन करते हैं। और पेज 225 के ऊपर ये जो इसकी क्लासिफिकेशन, ये जो स्टेजिंग है ना, एक्सक्यूज मी, तो ये स्टेजिंग आपने याद करनी है, ठीक है। और बस इसकी ट्रीटमेंट का आपको मैंने बता दिया कि आपको एक्सिजन, रेडियोथेरेपी एंड ऑल ऑफ दैट आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना भी याद आ रहा हो ना क्वेश्चन आंसर करने में, तो आप देखें कैंसर की ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इतनी बेसिक तो याद रख ही सकते हैं, तो फिर उससे आपको फिर आगे आगे याद आता जाता है कि व्हाट यू हैड मेमोराइज्ड, ठीक है। अच्छा, फिर वी हैव चैप्टर नंबर 17 गायनेकोलॉजिकल सर्जरी एंड थेरेप्यूटिक्स। इसके अंदर हिस्टेरेक्टमी इंपॉर्टेंट है, तो पेज 230 के ऊपर जो हिस्टेरेक्टमी लिखी हुई है ना, इसके जो 3 ये बुलेट पॉइंट्स हैं, तो ये आते हैं क्वेश्चन में ना, तो these 3 are important. The procedure involves taking 3 pedicles, तो ये 3 pedicles आपने याद करने हैं। फिर पेज 231 के ऊपर टेबल 17.1 है, इसको 3 स्टार्स लगा लें, यू हैव टू नो दिस रियली वेल, ठीक है। और आगे फिर ये बॉक्स है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिस्टेरेक्टमी, इसको भी अच्छे से आपने याद कर लेना। देन आफ्टर दैट पेज, आई फील लाइक मैंने इस चैप्टर का ना आगे सिर्फ थोड़ा बहुत रीड किया था, I have not done much over here. Excuse me, just give me a minute. All right. Page 239 के ऊपर अब आप आ जाएं। हिस्टेरोस्कोपी जो है वो यूट्यूब भी आता है, और वो आपकी ऑस्पी में भी आ सकता है, तो जस्ट मार्क दैट। और पेज 240 और 241 पे जो सारे चैप्टर्स में जो जो भी सर्जरीज होती रही है ना, उनकी समरी है, तो यू कैन रीड दिस एट द एंड जब आपने पूरी पढ़ ली होगी, ठीक है गायनी। फिर 241 के ऊपर हमारे पास ये इसी पीछे हिस्टेरोस्कोपी की ना आगे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ रही हैं, तो आपने अच्छे से याद करना है इंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशन। अगेन लैप्रोस्कोपी की इंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस है पेज 242 पे, तो ये आपने याद करनी है, दिस इज आल्सो यूक्यू। फिर आगे से ये जो सिस्टोस्कोपी है, यू कैन जस्ट रीड इट रियली वेल, ठीक है। Or yeah, that's it. I think that's it for gynecology. This is the end of it. So this is the end of today's session, and inshallah हम लोग 16th में से M1 और pediatrics के sessions start कर रहे होंगे, and then soon inshallah we'll also be starting gynae op sessions.
So you can contact our number, ठीक है? And on the group, if you have any suggestions for us or if you have any requests, आप लोग भेज सकते हैं. You're most welcome, ठीक है? So thank you so much for joining today. Inshallah, I'll see you guys next time. Allah Hafiz.